नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हम वृंदावन पर पापड़ी चौराहे के नज़दीक बैठे हुए हैं और यहां मैं आपको बता दूं, वृंदावन में संचालित ई रिक्शे और ई रिक्शे से शायद अभी कुछ दिन पहले तक लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और इसकी परेशानी का मुख्य कारण था क्योंकि बढ़ते हुए ई रिक्शाओं की संख्या ने वृंदावन के शहर में जाम लगा दिया था और इस जाम से सभी लोग बहुत परेशान थे। और इस परेशानी को देखते हुए वृंदावन में एक समिति तैयार की गई जिस समिति का नाम है ई रिक्शा संचालक समिति। उस समिति का गठन हुआ। गठन होने के बाद में उस संचालक समिति के द्वारा ई रिक्शा संचालकों को समझाया गया, कुछ ई रिक्शाओं को हटाया भी गया, जिससे कि जिस तरीके से वृंदावन के जो लोकल लोग हैं उनके लिए चलाने के लिए परमिशन दिलवाई गई। तो बाकी के जो बाहरी लोग जो कि बाहर से आने के बाद में वृंदावन में ई रिक्शा चला करके अपनी रोजी रोटी कर रहे थे या मैं कहूँ कि पैसे कमा रहे थे, तो उन लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया गया। ये पूरी समिति यहाँ आज बैठी हुई है। मैं पहले आपको एक बार परिचय करा दूँ। पहले तो मैं आपको समिति का नाम बता देता हूँ। ई रिक्शा संचालक समिति रजिस्टर्ड है और यहाँ पापड़ी चौराहे पर इसका मुख्य कार्यालय है जहाँ हम इस समय चर्चाएँ कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ में ताराचंद गोस्वामी जी बैठे हुए हैं जो कि समाजसेवी हैं और मैं इनका एक नाम अलग से लेता हूं, प्रदर्शनकारी। मतलब अगर कोई प्रदर्शन करने में निपुण होगा तो कहीं भी किसी के जवाब पर अगर नाम आएगा तो वो ताराचंद गोस्वामी जी का आएगा। और इनके साथ में जो फुल सपोर्ट करते हैं, मैं कहूं कि चाहे भैंस के आगे बीन बजाने को लेकर के हो, चाहे गंदी बहती हुई यमुना में बालू स्नान करने से लेकर के हो, सब में सहयोग प्रदान करने वाली अन्नू जी यहाँ बैठी हुई हैं और इस संचालक समिति के अध्यक्ष जी ज्ञानेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं चर्चा शुरू ताराचंद जी से ही कर लेता हूँ। भाई साहब, पहले तो ये मेरी चर्चा अधूरी रह गई थी। एक चर्चा हम पहले भी इस ई रिक्शा समिति से कर चुके हैं, लेकिन वो कुछ कारणों से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम लोगों की चर्चा प्रसारित नहीं हो पाई, लेकिन आज मैं कर लेता हूँ। पहले तो ये बताइए, समिति बनाने का उद्देश्य क्या था आप लोगों का? हमारा उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रकार से कोई भी समाज सेवा यदि करनी है तो बगैर रजिस्टर्ड के या किसी भी सोसाइटी के बिना नहीं कर सकते। तो विचार हुआ, हमारे ज्ञानंद जी ने इसको रजिस्टर्ड कराया और यहाँ वृंदावन में लाए। ये निर्णय हुआ अधिकारियों से कि सिर्फ वृंदावन के ही जो ई रिक्शा चालक हैं, जो रहते हैं, वही वृंदावन में चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कई हजार ई रिक्शा हो गया, यानी चल नहीं पा रहे। यानी कोई कमिश्नर आ रहा है तो नहीं आ पा रहा, कोई मंत्री आ रहा है तो नहीं चल पा रहा है, परदेसी है वो चल नहीं पा रहा है। तो ये रखा गया कि इसमें रूट किए जाएं। तो इसमें 4 रूट बनाए गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब स्थिति यह आती है कि हमारा ये अभियान रहता है कि समय समय पर यानी यातायात जो अवैध रूप से यहाँ आते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारा ये भी एक जागरूक किया जाएगा। अभी 12 जगह पर एक बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि परदेशी अपने आप यहाँ आता है तो वो ये पढ़े कि QR कोड क्या है, इनकी ड्रेस क्या है, इनके नंबर क्या है, इनके पास हैं, उन्हीं रिक्शे में वो लोग बैठें ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो सके, ठगी का शिकार ना हो सके। क्योंकि मान लो अभी की बात है, 10-12 दिन की बात है, एक सामान रह गया था, वो यहीं से दिया था और बुला करके यहाँ पर। तो ये भी एक संदेश बहुत अच्छा जाएगा और ये संदेश मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है जो वृंदावन का आ रहा है। आपने क्या किया है, मतलब एक ड्रेस कोड बनाया है, एक उसके साथ में एक QR कोड दे दिया है, नाम तो रजिस्टर्ड आपने करा ही लिया है। तो ऐसे करके आप ई रिक्शा संचालकों को जो रिक्शा चला रहे हैं उन लोगों के लिए ड्रेस निर्धारित की है और QR कोड निर्धारित किया है। QR कोड है, ड्रेस है और कार्ड है, आई कार्ड है, यानी जिससे कि लगे कि ये हमारा ई रिक्शा संचालक यह चला रहा है। अच्छा, अगर कोई ड्रेस ना पहना हुआ हो, आई कार्ड ना हो या उसके पास में QR कोड भी ना हो, तो ऐसे में क्या वह फर्जी भाड़े में आएगा, वो फर्जी माना जाएगा? हाँ, बिल्कुल फर्जी माना जाएगा, वो चाहे हमारा ही क्यों ना हो। ये हमारा भी, हम लोगों का ये भी इनसे भी कहना है कि भाई आप लोग ड्रेस के साथ चलें, अपने कायदे से चलें और 10 और 20 रुपया जो किराया निर्धारित किया है वो ही लिया जाए, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये आपने प्रशासन के साथ में बैठ करके ये सलाह मशवरा करके ये चीज़ें निर्धारित की हैं या खुद ही अपने मन से एक संगठन बनाया और संगठन बनाने के बाद में ये सारी चीज़ें उन लोगों पर थोप दी हैं? इसके साथ में यहाँ के कप्तान महोदय, SP सिटी, CO, इंस्पेक्टर, पूरा प्रशासन, पुलिस के साथ हुआ है निर्णय। ये ई संचालन समिति ने नहीं किया है, ई संचालन समिति का तो सहयोग है। एक कहने का तात्पर्य है कि प्रशासन ने एक दायित्व आप लोगों पर दे दिया है कि आप लोग इन ई रिक्शा संचालकों को संभालिए, इनको अवेयर कीजिए।
जी। अच्छा, ऐसे में अगर देखा जाए, जिस तरीके से मैंने आपसे चर्चा कर रहा था, तो शायद साप्ताहिक आपकी एक जांच पड़ताल वाली एक चीज़ें चली थी, जहां रिक्शा वालों को रोक रोक करके चीज़ों को पूछा जा रहा था कि आप यहाँ के लोकल हो तो आईडी दिखाओ, कार्ड दिखाओ। तो ऐसे में अभी तक कितने रजिस्टर्ड रिक्शे संचालक हैं जो कि आपके पास रजिस्टर्ड, आपकी समिति में रजिस्टर्ड है? हमारे यहाँ लगभग 1800-1700 के करीब हैं जो रजिस्टर्ड हैं। बाकी के सब जो चल रहे हैं वो अवैध है? फर्जी हैं, अवैध हैं। यहाँ तक है कि कुछ लोग तो यानी वो ये बदनाम करना चाहते हैं कि हमको परेशान किया गया, हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई। भाई, जब तुम यहाँ पर अवैध चलाओगे तो क्या होगा? पुलिस प्रशासन अवैध रूप से कार्रवाई करेगी, उसके लिए हम लोग तत्पर। अच्छा, तो अब रजिस्टर्ड की जो एक प्रक्रिया है, जैसे अभी कोई वृंदावन का कोई नया व्यक्ति अगर जुड़ना चाहे, तो क्या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ये अनवरत रूप से चलेगी या अब पुश हो गई है, ये अब दोबारा नहीं चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि यहाँ का रहने वाला है, उसके पास 4 चीज़ें हैं: आधार कार्ड है, रजिस्टर्ड है, लाइसेंस है और उसके पास बीमा है, तो निश्चित रूप से उसको दिया जाएगा। चलिए, देखिए, यहाँ आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस ई रिक्शा संचालक समिति के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वह भी आपको समझ में आ चुके होंगे। शायद यह भी आपको समझ में आ चुका होगा कि वृंदावन में जो ई रिक्शा संचालक हैं वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या उनकी गुणवत्ता है। जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि एक आई कार्ड है, आई कार्ड में पूरा उसका नंबर, नाम वगैरह सारी चीज़ें उसमें मेंशन है, जिससे कि वो फर्जी भाड़ा ना कर सके। अगर आप वृंदावन घूमने के लिए आ रहे हैं और आपको अगर ऐसे रिक्शे में किसी में बैठे और आपका सामान कहीं छूट जाता है या रिक्शे में रह जाता है, तो कम से कम वह रिक्शा संचालक समिति उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकती है और फिर उस व्यक्ति को ढूंढ करके आपका सामान रिटर्न करा सकती है। तो एक फर्जी भाड़ा जो वृंदावन में कुछ दिनों से एक आपने सुना भी होगा, कई बार लूट हो चुकी है, कई बार चैन स्नैचिंग हो चुकी है, तो ऐसे में ये फर्जी भाड़ा रुकने का शायद एक अनुमान लगाया जा रहा है। अध्यक्ष जी यहाँ पे हैं, मैं अध्यक्ष जी चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि आज देखिए ये यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी उन ई रिक्शा संचालक जो लोग हैं, जो चालक चलाते हैं, उन लोगों के हित में है, वो मैं जान लेता हूँ। क्या है अध्यक्ष जी, क्या सोच है? एक बार मैं खड़ा करने की कहूँगा, जरा इधर आ जाइए, क्योंकि दूरी बहुत है, ये टेबल आपने बहुत चौड़ी सी लगवा रखी है। तो क्या है, किस तरीके से जो समिति है वो क्या कार्य करेगी और आगामी कार्य क्या रहेंगे समिति के? दरअसल ये है कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हमारा मुख्य उद्देश्य यातायात को लेके ही था जो हमारी समिति गठन हुई थी। आपको पता है कि वृंदावन में जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं तो कभी जाम इतना लग जाता है कि बाइक से चलना तो बहुत दूर की बात है, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे रिक्शे भी शामिल होते हैं कि जो जाम की समस्या बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, पूरे प्रशासन के साथ मिलके इनके रूट आवंटन किए थे। प्रशासन ने ही रूट आवंटन किए थे, बट ये इसमें हमारा सहयोग रहा था पूरी तरह से कि किसको किस आधार पर रूट दिए जाएँ। पूरी तरह से रूट की प्रक्रिया हो चुकी है, लगभग 1700-1800 के आसपास रूट पर रिक्शे चल भी रहे हैं। जो अनऑथराइज रिक्शे हैं उनको प्रशासन के द्वारा उनको सीज या चालान की कार्रवाई करके उनको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा भी है। दूसरा यह है कि जो हमारे ई रिक्शा समिति के जो स्थायी सदस्य हैं उनके लिए एक हम उनके हित को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्य का काम करते हुए तो हमने प्रावधान रखा है कि जो निर्धन रिक्शा चालक है और उनकी जो बेटी की शादी में हमारी समिति उनको 51,000 रुपये तक का एक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। एक तो ये हमारा है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी है कि जो रिक्शे चालक है और वो किसी आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उसकी भी आर्थिक मदद की जाएगी पूरी तरह से। तो ये हमारे 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। एक तीसरा पॉइंट हमने ये अभी लागू किया है और शायद देखो इस महीने के लास्ट तक हम लागू भी कर देंगे। ओला यूबर की तरह हम अपने ही रिक्शा चालकों को ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान कराएंगे, जो ऐप के माध्यम से। जी जी बिल्कुल, वो ऐप के माध्यम से। बाहर से जो श्रद्धालु आता है वो अपने होटल में है, बुजुर्ग है, वो चल के नहीं आ सकता ई रिक्शा पॉइंट तक, तो वहीं से अपने ऑनलाइन वो रिक्शा चालक को बुक कर सकता है और रिक्शे उसके पास तक पहुँच जाएगा और आराम से अपने वृंदावन में जहाँ जहाँ उसको जाना चाहेगा वो भ्रमण कर सकता है। तो ये 3 हमने बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान अपने ही रिक्शा चालकों के लिए हमने जारी किए हैं। ये जो आपने ई रिक्शा समिति जब गठन की थी तो क्या इसमें कोई एक चार्ज रखा था कि हम आप जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे या रजिस्टर्ड होंगे तो हम आपसे ये चार्ज लेंगे, जिससे कि देखिए समिति चलती है तो नॉर्मल सी बात है, अब आप 51,000 रुपये दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि स्वतः ही दे देंगे, तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक रूप से भी मजबूत होना पड़ता है। तो क्या ऐसी कोई आर्थिक चीज़ें रखी थी? दरअसल इसमें जो पहले जब हमने रजिस्टर कराई थी तब तो खैर हमने ऐसा कुछ नहीं रखा था, लेकिन अब इसमें समिति के अंदर खर्चे आने लग गए तो फिर अब हमने ये भी रखा है। हमने इनसे 500 रुपये के आधार पर इनका रजिस्ट्रेशन जो सदस्यता शुल्क है वो रखा है, जिसमें हम इनको एक QR कोड प्रदान करेंगे, इनका ID कार्ड है वो प्रदान करेंगे और इनके जो स्टिकर हैं वो भी देंगे हम इनको। तो ये हमने 500 रुपये का एक वन टाइम चार्ज है, ये तो रजिस्ट्रेशन सदस्यता शुल्क के आधार पर है। बाकी का इनसे मंथली हम 500 रुपये का चार्ज कर रहे हैं। जो हमारे खर्चे होते हैं, जो हमारे
इसमें हमने इनके हित को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लगभग 20 से 25 हमारे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, जो इनकी हर समस्या सुनने के लिए वहाँ पर इनके मौजूद रहते हैं वहाँ पर। फिर हमारी जो समिति के सदस्य हैं, लगभग वॉलंटियर हैं हमारे, लगभग 25 के आसपास हमारे खुद के भी हैं, तो हमारे 50 लोगों के आसपास की टीम है। और जो QR कोड का जो है, आपको सब पता है, पूरा सर्वर पर चलता है, तो सर्वर का भी खर्चा जाता है मंथली। तो इस वजह से हमने इनको 500 रुपये मंथ के आधार पर इनको कलेक्शन करते हैं, जो आज सभी रिक्शा चालक बड़े प्यार से और बड़े खुश होकर हमें ये प्रदान करते हैं, क्योंकि उनको सुविधा मिल रही है, उनको इस तरीक़ा की सारी चीज़ें। तो ये हमने इनको शुल्क रखा है। ये देखिए, वह कहते हैं कि एक 500 रुपये का शुल्क रखने के बाद में, वह बता रहे हैं कि 500 रुपये के शुल्क रखने के बाद हम उनको एक आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, साथ में उनको QR कोड से अटैच करते हैं, और इसी के साथ में जो एक वो बता रहे हैं कि रूट निर्धारण करने की जो प्रक्रिया है, वो रूट निर्धारण वाली प्रक्रिया भी करते हैं। ये तो 500 रुपये वो हुआ जो वन टाइम देना है, और एक 500 रुपये वो है जो मंथली देना है, जिससे कि समिति की जो चीज़ें हैं, जैसे कि गार्ड हैं, वह बता रहे हैं कि गार्ड हैं या अन्य चीज़ें हैं, सर्वर है, उन चीज़ों को संचालित करने के लिए वो मंथली सहयोग उस 500 रुपये में से लेते हैं, और उसी 500 रुपये में बचा करके वो इन कन्याओं का विवाह भी शायद उसी में से करने की सोच रहे हैं। चलिए देखिए, अन्नू जी और है, मैं जल्दी से अन्नू जी से भी जान लेता हूँ। अन्नू जी, क्या कहेंगे? समिति ने ये सोचा है, निर्णय लिया है कि अब वृंदावन की महिलाओं को, पुरुषों को इससे राहत मिलेगी। एक तो देखिए, रेट लिस्ट को लेकर के वृंदावन के लोग बिल्कुल परेशान हैं। रिक्शा चालक मुंह मांगी कीमत मांगता है, अगर उसको 2 किलोमीटर भी जाना है तो 100 रुपये चाहिए, नहीं जाना है मुझे नहीं जाऊंगा मैं, इस तरीके की चीज़ें रिक्शा संचालक करते हैं। तो ऐसे में क्या समिति इन चीज़ों पर अंकुश लगाएगी, एक रेट निर्धारित करेगी कि हाँ इतने किलोमीटर जाना है तो इतने रुपये लगेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर गारंटी के साथ ये कहा जाए कि हाँ साहब बिल्कुल ये काम होकर रहेगा, लेकिन मेरे भाई कोशिश कर रहे हैं, और मैं सोचती हूँ कि कोशिश कामयाब होगी, ज़रूर होगी। और जिस तरीके से यहाँ लूट कर रहे थे रिक्शे वाले कि 200 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, उस पर अंकुश ज़रूर लगेगा कि जो निर्धारित किराया किया है उन्होंने, उसी पर ई रिक्शे वाले पैसे लेंगे। चलिए, मैं ताराचंद जी से भी जान लेता हूँ। ये रूट का जो एक मामला है, इसके साथ साथ में क्या रेटों पर भी अंकुश लगाने के लिए प्रक्रिया चलाई है कुछ? हम लोगों ने 10 और 20 रुपये रखा है एक व्यक्ति को। लास्ट तक जाएगा तो 20 रुपया है, बीच में उतरेगा 10 रुपया है, उससे अधिक वो रिक्शा चालक नहीं लेगा। ये हमारा है। यदि वो लेता है और वो यदि हमारे पास कंप्लेंट करेंगे तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी कराई जाएगी। चलिए, वह कहते हैं देखिए कार्रवाई भी की जाएगी। तो अगर जो रिक्शे संचालक अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए, जो कि वृंदावन के लोकल हैं, मैं फिर से बता देता हूं, केवल लोकल के लिए जो लोकल व्यक्ति हैं, वृंदावन के रहने वाले हैं, जिनके पास आधार कार्ड वृंदावन का है, वह लोग रजिस्टर्ड करा सकते हैं, समिति से मिल सकते हैं। समिति का मैं पता भी आपको यहीं से बता देता हूँ, बिल्कुल पापड़ी चौराहे के ठीक सामने यह समिति है, जहाँ ढकेलें लगती हैं, सब्जी की ढकेलें लगती हैं, उसी के जस्ट बगल में चिपकी हुई है समिति का ऑफिस है या कार्यालय है। इस कार्यालय पर आकर के आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और देखिए, वो जो 500 रुपये लेने की जो महीने की जो बात कर रहे हैं, वो महीने की आपकी एक सिक्योरिटी के रूप में जमा है। सिक्योरिटी मीन्स कि आप कम से कम कहीं अगर आप कोई दुर्घटना होती है, जिस तरीके से वो बताते हैं कि पुलिस दुर्घटना के बीच में भी हम उनको आर्थिक सहायता देंगे, तो कम से कम आपके परिवार के लिए एक सिक्योर चीज़ हो जाती है। साथ में वह कहते हैं कि कन्याओं का विवाह भी हम करेंगे, तो कन्याओं के विवाह के लिए भी 51,000 रुपये देने की बात करते हैं। तो आपकी बेटियों का जो शादी है उसमें भी आपको एक आर्थिक सहायता मिल जाएगी। तो ये समिति ने बहुत अच्छा सोचा है, और शायद वृंदावन के लोगों के लिए भी अच्छा है कि अगर समिति ढंग से काम करे, सही तरीके से काम करे, जो कह रहे हैं वह धरातल पर लेकर के आए, तो शायद वृंदावन के लोग भी इससे प्रफुल्लित होंगे, क्योंकि उनको जाम की समस्या से निदान मिल जाएगा, उनको रेट जो मनमाने तरीके से जो रेट मांगते हैं उन रेटों से उनको निदान मिल जाएगा, तो उनको राहत प्रदान होगी। तो ये रही रिक्शा संचालक समिति से जुड़ी हुई एक खास खबर। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।